Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, we introduce emerging companies in this series, and we make it a point to talk to the promoters of these companies so that we can understand, the company's operations in a much better way. And today, friends, we are going to talk about a company which is going to hit the SME capital market very soon. The company's name is Kaladri Adhan Trends Limited, and we have the privilege of having the director of the company, Mr. Niranjan Agarwal. निरंजन भाई, बहुत थैंक यू टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सर। मुझे आशा है कि सर ये छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो हम शुरू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो निरंजन भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है हमारे इंटरव्यू में, कि हमको आपके कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल समझाइए। बिजनेस क्या है, हमने ये बिजनेस कभी शुरू किया था, और हमारी बिजनेस की क्या खासियत है, इसके बारे में अगर आप शुरू करें दैट विल बी गुड। जरूर सर। देखिए सर, पहले तो मैं मेरे बारे में बता दूं आपको। मैं टेक्सटाइल में 81 से हूँ, टेक्सटाइल मार्केट में। और ये कंपनी हमने स्टार्ट करी थी 2016 में। इसमें मेन ये प्रोसेसिंग और डाइंग यूनिट है सर। इसमें शर्टिंग, शूटिंग और ड्रेस मटेरियल हम बनाते हैं, जो हम होलसेल मार्केट में सप्लाई करते हैं। मंथली कैपेसिटी लगभग 30 लाख मीटर की है। और मतलब ये अभी क्या है कि हम थोड़ा सा रिटेल सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं अभी। बिल्कुल। और इसका रॉ मटेरियल जैसे ग्रे क्लॉथ होता है, तो वो आउटसाइड ऑफ गुजरात, जैसे महाराष्ट्र है, साउथ है, वहां से हम परचेज करते हैं। उसके बाद में ये कपड़े को डाइंग और प्रिंट करते हैं हम। शूटिंग, शर्टिंग और ड्रेस मटेरियल, स्कूल ड्रेस में भी चलता है, ड्रेस मटेरियल में भी चलता है, और शूटिंग में भी चलता है। ओके, ठीक तो है। ये सब फिर हम होलसेल मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके, समझ गया। निरंजन भाई, मेरे को एक बात बताइए, अभी आप होलसेल मार्केट में सप्लाई करते हो, तो मोटा मोटी मैं समझ रहा हूँ कि आपका B2B बिजनेस मॉडल है, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हो और उसके बाद वो माल हाँ कस्टमर को बेचता है। तो मेरे को हाँ, वो बताइए। आगे गारमेंटर वगैरह को या रिटेल वालों को दे रहे हैं सर। बिल्कुल। तो हमारे कितने ऐसे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जहां पे हम माल बेचते हैं, पहला क्वेश्चन वो। और दूसरा मुझे बताइए कि इसमें एक्चुअली क्या है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने कितने साल में कितने एफर्ट से बनाए, यानी आप बोल रहे हैं कि काफी साल से आप टेक्सटाइल बिजनेस में हो, तो पहले तो हाँ ये सर। नेटवर्क बनाने के लिए कितना समय लगा, और मोटा मोटी हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे हम ये माल इनको सप्लाई करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये 30 से 35 डिस्ट्रीब्यूटर है सर। ओके। और सारे ऑल ओवर इंडिया है? हाँ, ऑल ओवर इंडिया है। अहमदाबाद में भी है, लुधियाना है, दिल्ली है, ओके। और यूपी साइड भी है, ओके। कलकत्ता भी है। ओके। अच्छा, अभी निरंजन भाई, मेरे को एक बात बताइए। अभी जो हम लोग रिटेल में प्लान कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि अभी हमको डायरेक्टली रिटेल को भी माल बेचना है, तो इसके बारे में क्या कंपनी ने कोई प्लान्स तैयार किए हैं कि आप रिटेल को कैसे फाइनली टैप करोगे? खुद का नेटवर्क आप बिल्ड करोगे, या इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप खुद बनाने वाले हो? इसके बारे में बताइए। उसके लिए सर पूरी टीम की तैयारी कर रखी है हमने। हाँ। जो समझो सेल्स पर्सन जो भी है, वो सब मंडियों के अंदर जाएंगे, हाँ। और वो सब डायरेक्ट रिटेल सेगमेंट में हम आना चाहते हैं आगे के लिए। ओके। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बताइए। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके साथ हमारा ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ये क्वांटिटी आपको फिक्स्ड करके बोल देते हैं हर महीना, और उसके बाद प्राइस फाइनल होती है, या डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो? तो हमारे बिजनेस में प्राइसिंग, निरंजन भाई, कैसे डिसाइड होता है, यानी फाइनल जब हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो उसका प्राइस फाइनली हम कस्टमर को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में बताइए। प्राइस में ऐसा है सर कि जैसे समझ लो कि कोई पार्टी ने हमको आज 3 लाख मीटर का ऑर्डर दिया, तो रॉ मटेरियल का रेट हम कर लेते हैं कि आज क्या रेट चल रहा है, और अच्छा। वो रॉ मटेरियल एक्वायर कर लेते हैं हम। अच्छा, तो उसके हिसाब से फिर आप हमारे होती है। वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, समझ गया। उसके हिसाब से रॉ मटेरियल हम परचेज कर ही लेते हैं वो। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को बात बताइए कि सर हमारे बिजनेस में काफी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आपके जैसा गारमेंट और टेक्सटाइल्स बनाते हैं। तो हमारी कंपनी की खासियत क्या है, यानी अगर हम आपको बताएं कि आपने इतने सालों से ये कंपनी चलाई है, तो क्वालिटी के हिसाब से हम दूसरों से अच्छे हैं, या हमारा एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो आप
क्वालिटेटिवली आपकी कंपनी को कैसे जज करोगे कि हम दूसरे कंपनी के तो मुकाबले सर में? क्वालिटी रखती है, क्वालिटी सर्विस और व्यापारियों से जो रिलेशन है वो काफी समय से बने हुए हैं। हाँ, तो बेसिकली आपका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, होलसेलर्स के हाँ, साथ है, प्लस क्वालिटी, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है आपके बिजनेस बहुत। हाँ सर, हमारे पास सर माल बेचने की हमको तकलीफ नहीं है कहीं पे भी। में। बिल्कुल, मैं समझ गया। दूसरी बात, मान चलिए कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अगर बढ़ता है, मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको मिल जाता है या फिर जो प्राइस आपने डिसाइड की हम्म। होती है वही फिक्स प्राइस पे आपको फाइनल सेल एग्जीक्यूट करना पड़ता है? कभी कभी तो होता होगा ना कि प्राइस बीच में बढ़ जाती है, तो अब फिर आप कस्टमर को हाँ क्या? देखिए सर, ये ऐसे ऐसे चांस आते हैं, अपन जो जो व्यापारियों से, जो पार्टियों से जो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो मतलब इतने सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो जैसे समझ लो कोई भी इंक्रीज होता है तो वो भी देने के लिए रेडी होते हैं, और यदि कम होता है तो हम उनके लिए रेडी होते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। आई थिंक पॉइंट क्लियर निरंजन भाई। अभी बताइए सर, फाइनेंशियल्स में देख रहा था आपका FY23 का, मैं नंबर देख रहा था, 184 करोड़ का रेवेन्यू आपने कमाया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो पहला तो हाँ मेरे सर। को बताइए कि सर रेवेन्यू हमारा फ्लैट इस साल क्यों था? क्योंकि पिछले साल 183 करोड़ था, इस साल 184 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 2 करोड़ का ऑलमोस्ट मैं देख रहा था 6 करोड़ के ऊपर हुआ है। तो इसका मेन रीजन क्या है वो बताइए। इसमें मेन रीजन यही है सर कि हमने जो थोड़ी क्वालिटियां जो है वो इम्प्रूव करी है उसमें, और उसमें काफी सारा मतलब हमने मार्च अप्रैल में क्या थोड़ी मशीनरी भी बढ़ाई थी उसके लिए, बेहतर बन रही है हमारी। तो थोड़ी बेसिकली लेटेस्ट मशीनें हम लाए थे। बिल्कुल मैं समझ गया निरंजन भाई, लेकिन मेरे को बताइए कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, बेसिकली मैं देख रहा था कि आपके रॉ मटेरियल के खर्चे भी थोड़े कम हो चुके हैं और आपका हाँ, रेट भी फ्लैट हो चुका है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में कुछ कटौती आपने देखी थी क्या? इस कारण आपका रॉ रॉ मटेरियल के भी खर्चे कम हुए हैं सर। दूसरा, जो डाइज वगैरह है, वो डाइज वगैरह की रेट भी पहले से कम हुआ है पहले से। ओके, अच्छा, तो उस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट हाँ, ठीक उसका है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, एक वो चीज भी मायने रखती है सर, प्रोडक्शन बढ़ता है तो ओवरहेड कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है। मैं समझ गया सब। और आगे निरंजन भाई, हमको क्या आउटलुक हम देना चाहेंगे? अगर मार्जिन्स की बात करें तो जो मार्जिन्स हमने पिछले साल मेंटेन किए हैं वही मार्जिन्स हम मेंटेन करेंगे या इससे भी बेहतर करने की अपेक्षा है इस साल? हमारा सर हर साल बेहतर ही होगा सर, पिछले साल से। कभी भी आप लास्ट 3-4 साल का देखोगे ना, और आगे भी ग्राफ यही रहने वाला है। अच्छा, दूसरी बात मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि आपका B2B बिजनेस है, होलसेलर का बिजनेस है, तो आगे मैं समझता हूँ कि जब आप रिटेल सेगमेंट में एंटर करोगे, आपने बोला आपने टीम भी खड़ी कर दी है, तो कुछ ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी करने की आप कोशिश करोगे? हाँ सर, ब्रांडिंग की भी कोशिश कर ही रहे हैं, इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी मेरे को सर निरंजन भाई बताइए कि अभी हम कंपनी का IPO बना रहे हैं, कैपिटल मार्केट हिट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना पैसा हम मार्केट से उठा रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव से ये पैसा यूज किया जाएगा, तो इसके बारे में बताइए। ये सर मेन तो क्या है कि जो अपने वर्किंग कैपिटल में यूज होगा पैसा, क्योंकि रिटेल सेगमेंट में जाएंगे तो वहां, यहाँ पे होलसेल मार्केट में तो क्या है कि जब पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो मंगवा लेते हैं। बाकी ये रिटेल सेगमेंट में तो क्या है, थोड़ी सी हमारी ड्यू भी लंबी रहेगी फिर उसमें। और मेरे को एक बात बताइए सर, IPO कितना बड़ा होगा, यानी आप कितना पैसा उठाने वाले हो, और आप हमारी ये जो पब्लिक इशू की जो प्राइस रेंज है उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते प्राइस रेंज 45 रुपीज अभी रखा है सर अपने, हो? और 49.98 एक शेयर है। ओके, तो उस हिसाब से पैसा रेज होगा। और लगभग, हाँ, 22.5 करोड़ के हिसाब अप्रोक्स मतलब आईपीओ की है साइज। ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करिए। देखिए, वर्किंग कैपिटल आपने बोला कि आप पब्लिक इशू भी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए कर रहे हो, तो नॉर्मली हमारे धंधे में
निरंजन भाई, वर्किंग कैपिटल का पैसा कितने समय में आपको मिलता है? जब वो हम प्रोडक्शन करते हैं, होलसेलर को देते हैं, फिर पैसा आपके पास आता है, तो मोटा मोटी वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में कितनी बड़ी होती है? वर्किंग कैपिटल साइड में ऐसा है सर कि जैसे रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं ना, उनको पेमेंट करके परचेज करते हैं, तो 8 से 10 दिन तो कपड़ा आने में लगता है। 35 से 40 दिन का प्रोसेस होता है। मोटा मोटी 100 दिन की साइकिल पड़ती है सर, 120 दिन से ज्यादा ही पड़ती है वो भी। अच्छा, ओके। अच्छा, पिछले साल मैं देख रहा था निरंजन भाई, हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, मैं कैश फ्लो देख रहा था, आपका डेटर्स बहुत कम हो गए हैं पिछले 2 साल के हिसाब से। इस साल जो इंक्रीमेंटल डेटर का अमाउंट है वो काफी कम हो चुका है, तो हम्म। इसका मतलब क्या हम कस्टमर से पैसा जल्दी रिकवर कर रहे हैं? क्या ये मानना सही रहेगा? सर ये एक्चुअल में क्या है कि पूरा मार्केट का ही सिनेरियो हो गया है अभी। जो पहले जो सब कम तो तो ये हमको वर्क भी वैसे ही फास्ट पेमेंट करना पड़ता है आगे सामने रॉ मटेरियल का। अच्छा, तो डेटर्स के सामने क्रेडिटर्स भी कम मिलेंगे आपको। मैं समझा। अच्छा, निरंजन भाई, अभी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, अभी नए शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में ग्रोथ पार्टनर्स बनेंगे पब्लिक इशू के बाद, तो ये कंपनी का क्या मैसेज होगा? आप कंपनी के प्रमोटर है, आपने कंपनी ने की शुरुआत की है, तो आपके हिसाब से एक नए शेयर होल्डर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, शेयर बाजार में तो सारे लोग पैसा बनाने को आते हैं, लेकिन आपके तरफ से आप उनको क्या मैसेज दोगे लॉन्ग मैसेज यही है सर कि टर्म? जो जो हमारे जो सर हमारे साथ में जुड़ेंगे तो कंपनी मतलब कमाएगी तो उनको भी मिलेगा। बिल्कुल। और और कंपनी तो प्रोग्रेस कर ही रही है सर, आप देख ही रहे हैं कंपनी। नहीं, वो तो मैंने देखा है। निरंजन भाई, आखिरी सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो हम हर प्रमोटर को पूछते हैं कि देखिए, कोविड तो बहुत एबनॉर्मल इवेंट था, लेकिन हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ये धंधे को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐसा रिस्क है जो आपको बराबर कंट्रोल में रखना पड़ता है, और आपने कैसे रिस्क मैनेज किया है, इसके बारे में बताइए। मेरे को तो सर देखो, मैं 81 से हूँ। मेरे को जितनी भी रिस्क कोई भी आई होगी, मेरे को लगता नहीं है ऐसा कि मेरे को कोई भी रिस्क आई हो। आई थिंक बेसिकली देखिए, हमारा हमारे जो इक्विटी मार्केट्स है, वहां पे हम बहुत अहमियत रिस्क को देते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि देखिए, आप जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, अगर मान लीजिए कल ये रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत तेजी से बढ़ गया, तो आपको कुछ कठिनाइयां होती है क्या ये रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइनल कस्टमर को पास करने में? क्योंकि वैसे तो आपका B2B वाला मॉडल है, तो मैं वही बोल रहा था कि ऐसे समय में कुछ दिक्कतें आपको होती है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, कस्टमर तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर B2B वाला कस्टमर होगा तो वो थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव तो होगा ही ना, वो अब पॉइंट ऑफ वो व्यू। थोड़ा बहुत रहता है सर ऐसा। बाकी क्या है कि इतने सालों से सब जुड़े हुए हैं ना, तो सब समझ जाते हैं चीज को कि एक्चुअल में पीछे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है। और सामने भी वो उनके क्लाइंट को वो हिसाब से रेडी करते हैं। फिर इतने सालों से जुड़े हैं सब, तो कोई मतलब मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, वो मेरे को नहीं छोड़ना चाहते सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मुझे थोड़ा क्लैरिटी ये पॉइंट पे इसलिए चाहिए थी, क्योंकि सर हमारा बिजनेस अभी भी क्या है ना, ब्रांडेड बिजनेस नहीं है। हम ज्यादातर होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, तो यहाँ पे तो आपको भी पता है कि आपके मार्जिन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके, सेलिंग प्राइस को लेके, आपके खर्चे आपको काफी अच्छी तरह से मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल मैं समझ गया कि बेसिकली आपने अब रिस्क तो खर्चे तो मेंटेन कंट्रोल किया। में करते ही हैं सब। कॉस्ट कंट्रोल के लिए टीम रहती है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा ये रॉ मटेरियल वाला ही रहता है सर, बाकी तो कोई रिस्क जैसा कुछ लगता नहीं है। आखिरी सवाल, निरंजन भाई, आप कंपनी के प्रमोटर हो, तो आप क्या क्या फंक्शंस देखते हैं, और आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है ये कंपनी चलाने में? आप तो है ही, लेकिन आपके साथ आपकी टीम मेंबर्स में कोई और है जो आपको हेल्प करता है? देखिए सर, टेक्निकल टीम पूरी है 15 से 20 आदमियों की। पूरा स्टाफ है, सीए है, इन हाउस सीएस है। आप और क्या फंक्शंस देखते बाकी हो निरंजन भाई? मैं मैं मेनली फाइनेंस और एक्सपांशन देखता हूँ सर। और मार्केटिंग का फंक्शन कौन देखता है मार्केटिंग आपके? मेरा लड़का देखता है, जो डायरेक्टर है कंपनी में, आदित्य अग्रवाल। अच्छा, ठीक। चलिए, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, क्योंकि हमको बहुत छोटे समय में आपकी कंपनी में थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिली, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा फ्रैंक कॉन्वर्सेशन आपके साइड से था। तो आशा करता हूँ कि सर आपका पब्लिक इशू बहुत सक्सेसफुल हो,
हमारी बेस्ट विशेस और आपको पूरे मैनेजमेंट टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद और बेस्ट। थैंक यू।